इस ज़माने में यूक्रेन जो था वो दुनिया का टॉप 5 मुल्कों में से था जिनकी चीज़ें पूरी दुनिया में स्प्रेड होती थी, सेल होती थी। और एटमी हथियारों के लिहाज से भी ये इतना पावरफुल था कि इससे अमेरिका और जो यूएस है ये बहुत ज़्यादा डरते थे। और ये दुनिया में तीसरे नंबर पे था एटमी के लिहाज से। अब देखें ऐसा मुल्क अब उसकी रूस किस तरह पिटाई कर रहा है और उसको किस तरह बुरे तरीके से हराने में लगा हुआ है। लेकिन हम देखेंगे कि इसकी बुनियादी वजह क्या थी कि ये एकदम इतना कमज़ोर पड़ गया। हालांकि इसमें इतनी तरक्की भी हुई है। इसको आप मुल्क देखें, ये यूरोप में रशिया के बाद दूसरा बड़ा बड़ा मुल्क है रकबे के लिहाज से। और इसकी तरक्की का भी कोई मोल नहीं है। सारे जो जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सारा इतना लेटेस्ट बना हुआ है। लेकिन हम ये बात सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि इतना तरक्की वाला मुल्क इतना गिर कैसे गया है और रशिया के सामने वो घुटने टेकने पर मजबूर हो गया है। ये 1994 की बात है जब इसके अंदर बहुत ज़्यादा एटमी हथियार पाए जाते थे और ये अपना एटमी हथियारों का एक पावर हाउस रखता था। उसके दौरान कुछ माहदे हुए जिसमें यूएसए शामिल था, बरतानिया शामिल था और अमेरिका शामिल था। और इन्होंने आपस में इस तरह की कुछ डीलिंग की कि जब इन्होंने यूक्रेन को बताया कि आप अपने एटमी हथियार हमारे पास रख लें और हम आपको बदले में आपकी मुल्क में नौकरियां देंगे, आपके मुल्क को एक तरक्की वाले मुल्क बना देंगे। मतलब कि ओवरऑल इस तरह हम कह सकते हैं कि उसको एक ग्रीन बाग दिखाए, सब्ज़ बाग दिखाए। तो चुनाचे उसने की बातों पे यकीन कर लिया अमेरिका की। अमेरिका तो आपको पता है कि उसने जिसको भी दोस्त बनाया उसको जंग के मैदान में झोंक कर खुद पीछे हट गया। हमारे सामने मिसालें हैं, जिस तरह इराक़ में उसने जंग शुरू करवाई और फिर खुद पीछे हट गया। फिर उसने सीरिया, लबनान और अफ़गानिस्तान में लास्ट टाइम जो हमारे पास हमें याद भी है कि उस तरह उसने किस तरह अपने लोगों को इस्तेमाल किया, उधर अफ़गानिस्तान के लोगों को इस्तेमाल किया, फिर उनको एंड में छोड़ भी दिया और उनका मुल्क भी उनके हाथ से चला गया। अब इसी तरह यूक्रेन के साथ भी उसने 1994 में कुछ माहदे किए थे और उसको सब्ज़ बाग दिखाए थे कि हम आपके साथ इस तरह करेंगे, हम जब आपके साथ कोई मुल्क जंग लड़ेगा तो हम आपके साथ खड़े होंगे। और इस तरह करते करते उन्होंने कुछ उनको पैसे वगैरह दिए, उनके मुल्क का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया और उनको काफ़ी तरक्की दिलाई। तो अब कुछ अरसे बाद जब इसकी यूक्रेन और रशिया की जंग स्टार्ट हो गई तो इसके दौरान अब पता चल रहा है कि अमेरिका और इसकी दोस्ती कितनी मजबूत थी यूक्रेन की। इनकी जंग, रशिया और यूक्रेन की जंग पहले भी हो चुकी है 2014 में। तब रशिया ने यूक्रेन के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया था और वो वाला जो एरिया कब्जे वाला था वो आज भी रशिया के कब्जे में है। तब भी अमेरिका ने कुछ नहीं किया था। अब चूँकि जंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है 2022 में, तो अब भी अमेरिका सिर्फ उसको, जो यूक्रेन का सदर है, उसे सिर्फ इतना ही कहा कि हम आपके इन्हाला के लिए कुछ ना कुछ कर सकते हैं। लेकिन अमेरिका ने उनको ये नहीं कहा कि हम आपको हथियार प्रोवाइड करेंगे, हम आपके साथ मदद करेंगे। लेकिन यूक्रेन का जो सदर था उसने बड़ी इस बार पुरजोशी से अमेरिका को जवाब दिया कि उसने कहा कि हमें इन्हला नहीं चाहिए बल्कि हमें हथियार वगैरह चाहिए। तो उसके शोर मचाने के कुछ दिनों बाद अब यूरोप के कुछ ममालिक हैं जिनमें बरतानिया शामिल है, जिसमें जर्मनी है, जिसमें अमेरिका है। इन्होंने अब आहिस्ता आहिस्ता करके इसको असला प्रोवाइड करने की कोशिशें कर रहे हैं। और उसके सामने जब मुकाबले में जो रूस है, रशिया है, उसके साथ भी कुछ ममालिक खड़े हैं, जिसमें चाइना हो गया, जिसमें अज़रबैजान हो गया, कजाकिस्तान हो गया। ये सब ममालिक भी इसके साथ खड़े हैं। और अब इसमें देखें तो ये अब यूक्रेन का तो बड़ा बुरा हाल हो गया क्योंकि उसके मशरकी, शुमाली और जनूबी हिस्से से रशिया बहुत बुरी तरह से वार कर रहा है और उसके शहर के अंदर, मुल्क के अंदर दाखिल हो चुका है। और रशिया बड़े आराम सुकून से और बड़े खामोशी से इसमें चलता आ रहा है। वो अपनी कोई भी रिपोर्ट मीडिया पर नहीं दे रहे कि हम लोगों ने कितने हमारे फौजी शहीद हो गए या कितने उनके हमने मार दिए हैं या कितना नुकसान हो गया। वो बिल्कुल बगैर बताए वो चुपके से अपना टारगेट अचीव कर रहे हैं। और यहाँ पे आप देखें कि अमेरिका का जो भी कोई दोस्त होता है वो अपने दोस्त को किस तरह उसके साथ गद्दारी करता है। ये तो यूक्रेन और रशिया की जो पस मंज़र है जंग का, वो तो अभी चलता रहेगा कुछ दिनों तक। लेकिन इसका जो नतीजा होगा, अब नतीजे पे बात करेंगे क्योंकि जंग तो चलती रहेगी। उसका जो फाइनल रिजल्ट होगा तो वो तो अभी कोई कुछ नहीं कह सकता क्योंकि अभी तक तो यूक्रेन बड़े नुकसान में जा रहा है और रशिया के साथ तो मुल्क भी खड़े हैं, उसको असला प्रोवाइड कर रहे हैं। रशिया खुद भी बड़ा एक पावरफुल कंट्री है, पावर हाउस है एक तरीके से। वो उस पर कब्जा कर लेगा और उसने पहले भी यूक्रेन के कुछ हिस्सों पर कब्जा किया हुआ है। और उसने एक मुल्क पर हमले के बावजूद अब फिनलैंड को भी धमकियां दे रहे, क्योंकि इन दो मुल्कों में जंग छिड़ी हुई थी। तो फिनलैंड की जो वो हैं प्राइम मिनिस्टर हैं, वो फीमेल हैं। उन्होंने कहा है कि अगर हमारे मुल्क की सालमियत को कुछ खतरा हुआ तो हम भी नेटो का हिस्सा बनने के लिए अपनी दरख्वास्त दे सकते हैं। लेकिन जो पुतिन है, रशिया का जो प्राइम मिनिस्टर है या प्रेसिडेंट है, उसने कहा है कि अगर आप उसकी नेटो का हिस्सा बनने जाएंगे तो हम आप ही भी अटैक करेंगे। तो अब आप खुद इसकी रशिया की पावर की नौयत का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो किस हिसाब से तरक्की करता जा रहा है और इतनी खामोशी से उसने तरक्की की और आज जाके उसका एक एक्सपोज हो रहा है। तो अब आते हैं इसके फाइनल रिजल्ट की तरफ कि इसका नतीजा क्या निकलेगा। जो लोग इस तरह कह रहे हैं कि ये अब वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ जा रहा है, लेकिन ये हरगिज़ इस तरह नहीं जाएगा क्योंकि आपको पता है कि आजकल हर एक मुल्क एटमी या न्यूक्लियर हथियार रखता है। और इसका मतलब ये है कि किसी मुल्क पे न्यूक्लियर हथियार रखने का मतलब इस तरह होता है कि आप खुद भी तबाह हो जाएं और दूसरे मुल्क को भी तबाह कर लें। इसका फाइनल रिजल्ट ये होता है।
لیکن اب چونکہ پوری دنیا اتنی ترقی کی طرف جا رہی ہے، ہر ایک بندہ انڈیویجلی اپنی ترقی میں آگے بڑھ رہا ہے، کوئی بھی اس طرح نہیں چاہے گا کہ وہ اپنی اتنی سالوں کی ترقی کو 1 منٹ کے اندر ختم کر دے۔ تو اگر معاملات اس طرح کی ورلڈ وار 3 کی طرف چلے جائیں گے تو پوری دنیا کے جو لوگ ہیں، جو ٹاپ 5 یا ٹاپ 10 یا ٹاپ 20 میں لوگ کام کر رہے ہیں اس وقت دنیا کو جو چلا رہے ہیں، تو انہوں نے کچھ نہ کچھ لازمی اس کی روک تھام کے لیے وہ کریں گے۔ تو اب اس کا ایک ہی حل ہو سکتا ہے، یا ایک رزلٹ نکل سکتا ہے کہ یا تو وہ یوکرائن پر قبضہ کر لیں گے اور بات اسی طرح ختم ہو جائے گی، یا پھر جو رشیا کے حصے میں جو ملک بلکہ وہ آتے ہیں، حصے آتے ہیں یوکرائن کے، وہ یوکرائن ان کو حوالے کر دے گا اور باقی جو ان کا بچہ کچا رقبہ ہے وہ خود اس پر دوبارہ سے اپنی حکومت شروع کر لیں گے۔ ایک پوائنٹ یہاں یہ بھی ہے کہ آخر یہ جو رشیا ہے یہ اپنے سرحدی ملکوں کے ساتھ اتنا جاہریت کا انداز کیوں اپناتا ہے؟ کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ رشیا نہیں چاہتا کہ اس کے ساتھ جو ممالک ہیں، سرحدی ممالک جو اٹیچ ہوتے ہیں، وہ نیٹو کا حصہ بن جائیں، اور اگر وہ نیٹو کا حصہ بنتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے امریکہ اور جو رشیا ہے ان میں آپس کی نہیں بنتی، اور وہ نہیں چاہتا کہ نیٹو اس کے پڑوس میں آ کے بیٹھ جائے اور آہستہ آہستہ کرتے کرتے وہ رشیا پر اپنا زور و دباؤ ڈالیں، کیونکہ ان نیٹو جو تھی وہ رشیا کی ایک تنظیم تھی پہلے ISSR، اس کے مقابلے میں بنی تھی۔ جس طرح اب نیٹو ہے اس طرح پہلے رشیا کی اپنی ایک آرگنائزیشن ہوتی تھی ISSR، اور وہ بہت سے ممالک کو مل کے اس طرح ڈیل کر رہی تھی، ان کی اپنی ایک فوج تھی۔ جس طرح اب نیٹو کا اسٹرکچر ہے اس طرح پہلے اس کا رشیا کی اس آرگنائزیشن کا اسٹرکچر تھا، تو اس کو توڑنے والی یہ نیٹو ہی تھی، اور اب رشیا کو لگتا ہے کہ اگر اب نیٹو کو دوبارہ چانس مل گیا تو وہ رشیا کو بھی توڑ دے گی۔ اس وجہ سے کر کے رشیا اپنے جو سرحدی ممالک ہیں، پڑوسی ممالک ہیں، ان پر زور دے رہا ہے کہ وہ نیٹو کا حصہ نہ بنے۔